सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने न जाने क्या क्या किया। कहते हैं कि उन्हें नोबेलिया तक हो गया। वो शायद पहले ऐसे राष्ट्र प्रमुख थे जिन्होंने खुद अपने मुंह से अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा। एक दो बार नहीं बल्कि 12 बार ये कहा कि इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता। ये भी कहा कि अगर उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया तो इसे अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति पद का अपमान माना जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी इस पुरस्कार का ऐलान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दिया। यानी ये तो वही हो गया कि जिस नोबेल के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप इतना भागे वो नोबेल शांति पुरस्कार उनसे उतना ही दूर होता जाता गया। और अब तो सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप को शायद नींद ना आए और वो ये सोच रहे होंगे कि नॉर्वे से इसका बदला कैसे लिया जाए। वैसे ये सवाल नोबेल कमेटी से भी पूछा गया कि क्या उन पर राष्ट्रपति ट्रंप को इस बार का पुरस्कार देने का दबाव था, और अब जब उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया है तो आगे क्या होगा। इस पर कमेटी ने कहा कि उस पर हर साल इस तरह का दबाव आता है, हर साल ही कोई ना कोई दबाव बनाता है, लेकिन वो ये पुरस्कार काम के आधार पर देती है। और इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि नोबेल कमेटी को ऐसा नहीं लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो काम किया उसके लिए वो इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेता हो सकते हैं। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया और उन्हें 338 उम्मीदवारों में से चुना गया है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि वो लोकतंत्र की सच्ची आवाज बनकर उभरे, जिसके कारण उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इस पुरस्कार का विजेता माना गया। 58 साल की विपक्षी नेता मचाडो ने साल 1992 में एक ऐसे फाउंडेशन की स्थापना की थी जो सड़क पर रहने वाले बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। इसके 10 साल बाद जब वेनेजुएला के चुनाव में धांधली अपने चरम पर थी, तब भी उन्होंने एक संगठन बनाया और निष्पक्ष चुनावों की मांग की और जन आंदोलन में उस निष्पक्ष चुनावों की मांग को बदल दिया। इस जन आंदोलन का ही नतीजा था कि वो साल 2010 के संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीती और उन्हें वहां की राजनीतिक पार्टियों ने निशाना बनाकर एक के बाद एक टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले साल 2014 जब उन्हें वेनेजुएला के सरकार ने उनके पद से ही निष्कासित कर दिया, और इसके बाद साल 2023 में जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया तो उन्हें ऐसा करने से भी रोक दिया गया। और इसी दौरान जब उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था, तब भी वो देश छोड़कर भागी नहीं और अपने फैसले से वेनेजुएला में लोकतंत्र की उम्मीद को जिंदा रखा। और आखिर में गिरफ्तारी से भी वो घबराई नहीं। इसी संघर्ष को देखते हुए नोबेल कमेटी ने यह तय किया कि वो एक साहसी शांति समर्थक है जो बढ़ते अंधकार में भी लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखे हुए हैं, और इसीलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का असली विजेता माना जाएगा। लेकिन इसी फैसले के साथ ये भी तय हो गया कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, जबकि वो खुद 12 बार ये पुरस्कार मांग चुके थे। अब बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात यह है कि नॉर्वे के अखबारों में ये लिखा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे से बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
देखिए, द गार्डियन के मुताबिक नॉर्वे के एक अखबार ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बदला लेने के लिए 3 फैसले ले सकते हैं। पहला, वो नॉर्वे पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जैसा उन्होंने कई देशों के साथ किया है, जो अभी टैरिफ वहां पर सिर्फ 15% है। दूसरा, वो ये मांग कर सकते हैं कि नेटो संगठन से नॉर्वे अपने योगदान को बढ़ाए, वरना अमेरिका नॉर्वे को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे को शत्रु देश यानी दुश्मन देश भी घोषित कर सकते हैं। ये सब लिखा जा रहा है। नॉर्वे की सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी भी ने भी कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के बदले के लिए तैयार रहना चाहिए पूरे देश को। इस पार्टी का कहना है कि नोबेल कमेटी एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर नॉर्वे की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन ये पार्टी मानती है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को नहीं समझते, वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने के लिए जो नॉर्वे की सरकार है उसको जिम्मेदार मानेंगे। द गार्डियन की इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जुलाई महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के पूर्व नेटो महासचिव और मौजूदा वित्त मंत्री को फोन किया और उनसे ये पूछताछ की थी कि नोबेल शांति पुरस्कार की चुनाव प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। और इसी में यह भी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के 7 युद्ध रुकवाने का दावा किया था, लेकिन इन्हें लेकर भी विवाद है और यह दावा शायद नोबेल कमेटी ने भी सही नहीं माना। और भारत तो पहले दिन से कह रहा है हमारे युद्ध को रुकवाने में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी, और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर नोबेल कमेटी ने भी विश्वास नहीं किया। इस वक्त नॉर्वे की सरकार में राष्ट्रपति ट्रंप का ऐसा खौफ है कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसे बयानों को बार बार दोहरा रही है कि नोबेल कमेटी पूरी तरह स्वतंत्र है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति ट्रंप अगर नाराज हो जाए तो वो नॉर्वे को शिकार ना बनाए, नॉर्वे की सरकार को निशाना ना बनाए। सोचिए, क्या एक शांति दूत ऐसा होता है जिसे एक पुरस्कार नहीं मिलने पर एक पूरे देश की सरकार, एक देश उससे खौफ में आ जाए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पुरस्कार को अपनी जिद बना लिया था और वो सिर्फ इस पुरस्कार के लिए दुनिया में शांति लाने वाली नीतियों पर काम कर रहे थे। वो ये भूल गए थे कि शांति के लिए काम करना और फिर उन सच्चे प्रयासों के लिए नोबेल मिलना अलग होता है, और सिर्फ नोबेल के बारे में सोचकर शांति के प्रयास करना अलग होता है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला है तो नॉर्वे की सरकार को डर लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे से कच्चा तेल, गैस खरीदने वाले देशों को ऐसा करने से रोकने न लग जाएं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक तो यहां तक लिख रहे हैं कि अमेरिका को नॉर्वे पर वीजा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सोचिए, इसके अलावा कुछ लोग इस बात को भी मुद्दा बना रहे हैं कि नॉर्वे फिलिस्तीन से हमदर्दी रखता है और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को जानबूझकर यह पुरस्कार नहीं दिया गया। असल में नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कैटरपिलर नाम की उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है, जिसकी मशीनें गाजा में फिलिस्तीनी घरों को गिराने में इस्तेमाल होती हैं। और अब इसी को राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार राजनीति का शिकार हुआ है। हालांकि देखिए, अमेरिका के बाकी लोगों की राय को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका के ज्यादातर लोग खुद नहीं मानते थे कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वॉशिंगटन और इप्सोस, जो आइप्सोस है, IPSOS के सर्वे में 76% लोगों ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। ये अमेरिका के लोग कह रहे थे। तो सोचिए, अमेरिका के लोग खुद कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो इस पुरस्कार के असली हकदार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने के 4 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि इस पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। इसका मतलब यह हुआ कि नोबेल कमेटी के राष्ट्रपति ट्रंप के इससे पहले के कामों की समीक्षा करनी थी और उनके आधार पर उन्हें पुरस्कार देने का फैसला करना था, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इसके बाद पिछले कुछ महीनों में रुकवाए गए युद्धों के लिए ये पुरस्कार मांग रहे थे, जो इस प्रक्रिया के ही खिलाफ है। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराया। इजरायल को गाजा के युद्ध में कूटनीति समर्थन देकर जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन हासिल किया, वो नामांकन इस साल के पुरस्कार के लिए था ही नहीं। ये नामांकन अगले साल के लिए हुआ, क्योंकि इस साल के नामांकन की आखिरी तारीख तो 31 जनवरी को ही समाप्त हो गई थी। इस साल के लिए अमेरिका की नेता क्लॉडिया टेनी ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था
और वो चाहती थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इजराइल और अरब देशों के बीच जो शांति समझौता कराया था उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन नोबेल कमेटी ने इसे सही नहीं माना। तीसरा, नोबेल कमेटी जब भी किसी को पुरस्कार देने पर विचार करती है तो वो शांति प्रयासों के साथ उस व्यक्ति के जो बाकी फैसले होते हैं वो भी तो देखती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति के लिए आपने जो पहल की है, वो आपके पूरे कैरेक्टर को देखते हैं, आपके काम के ढंग को देखते हैं। इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप का रिकॉर्ड कहाँ अच्छा है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए उन पर बलपूर्वक कार्रवाई करते हैं, शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले करवाते हैं, अमेरिकी शहरों में सेना की तैनाती जैसे फैसलों पर भी हाल ही में उनका खूब विरोध हुआ था। और चौथा, नोबेल कमेटी से ये भी देखती है कि शांति के लिए जो समझौते कराए गए वो कितने स्थायी थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने भी युद्ध रुकवाने का दावा किया, उनमें भूमिका को लेकर विवाद ही उनके खड़े होता रहा है। कई शांति समझौते अस्थायी निकले, काल्पनिक लगे। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप का नाम इस पुरस्कार के लिए खारिज किया जा चुका है। पहली बार 2018 में, दूसरी बार 21 में और अब तीसरी बार 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि जब 2009 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार दिया गया तो उन्हें यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा रहा। असल में साल 2009 में जब बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तब ये फैसला दुनिया भर में चौंकाने वाला माना गया और खुद ओबामा भी इस फैसले से हैरान थे। उन्होंने साल 2020 में अपनी किताब में ये लिखा कि आखिर किस लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। उस वक्त उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बने सिर्फ 9 महीने ही हुए थे और आलोचकों ने इसे वक्त से पहले दिया गया फैसला बताया था। इतना ही नहीं, नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकन की आखिरी तारीख ओबामा के शपथ ग्रहण के महज 12 दिन बाद ही समाप्त हो गई और इसी बात को राष्ट्रपति ट्रंप मुद्दा बनाते हैं और ये कहते हैं कि जब ओबामा को बिना कुछ किए ही पुरस्कार दे दिया गया तो उन्होंने तो फिर कई युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन उनके साथ राजनीति हो रही है, अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल शांति पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 106 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस पुरस्कार की इतनी चर्चा क्यों होती है और राष्ट्रपति ट्रंप को ये पुरस्कार आखिर क्यों चाहिए। तो इसका कारण यह है कि ये पुरस्कार जिस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, दुनिया में उसे लेकर धारणाएं ही बदल जाती है, इतिहास भी उन्हें लेकर नरम रहता है। पश्चिमी देशों में ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जिसके विजेता को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवार्ड मनी मिलती है। 6.6 सेंटीमीटर का एक गोल्ड मेडल मिलता है और इसी के साथ विजेता को एक नोबेल डिप्लोमा भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस पुरस्कार से शांति दूत की उपाधि मिलती है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। जो नेता या समाज सुधारक होते हैं उनके लिए शांति दूत होने की उपाधि सबसे बड़ी होती है। राष्ट्रपति ट्रंप भी इसीलिए इस पुरस्कार को लेकर इतने बेताब हैं। वैसे आज इतिहास इस सवाल को भी दोहरा रहा है कि क्या ये नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया में अशांति भी ला सकता है। साल 1935 में नोबेल कमेटी ने जर्मनी के मशहूर पत्रकार कार्ल वॉन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसके बाद हिटलर नॉर्वे के खिलाफ हो गए। हिटलर को लगता था कि जिस पत्रकार ने जर्मनी के साथ देशद्रोह किया और इस गुप्त सूचना का खुलासा किया कि जर्मनी सोवियत संघ के साथ एक वायुसेना बना रहा है, उस जर्मन पत्रकार को नोबेल शांति पुरस्कार देकर नॉर्वे ने हिटलर का अपमान किया, जबकि नोबेल कमेटी का कहना था कि वो इस पत्रकार को अभिव्यक्ति की आजादी के रक्षक के रूप में शांति का प्रतीक मानती थी और इसीलिए ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन इस पुरस्कार ने नॉर्वे और हिटलर के बीच कड़वाहट को जन्म दिया और हिटलर ने उसके बाद क्या किया, ये नियम ही बना दिया कि कोई भी जर्मन नागरिक इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर सकता और हिटलर ने इस पुरस्कार के जवाब में अपना खुद का एक पुरस्कार बना दिया जिसका नाम था जर्मन नेशनल प्राइज फॉर साइंस एंड आर्ट। इसके अलावा इस एक पुरस्कार ने हिटलर को नॉर्वे के खिलाफ इस कदर नफरत से भर दिया कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने पूरी ताकत के साथ नॉर्वे पर हमला कर दिया था। इसके अलावा सोवियत संघ के वक्त जोसेफ स्टालिन के दौर में भी एक ऐसे भौतिक वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया जिससे मॉस्को और नॉर्वे के रिश्तों में 15 साल तक तनाव रहा। और अब कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिलने से अमेरिका और नॉर्वे के बीच भी तनाव बढ़ सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप इसका बदला ले सकते हैं।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अफगानिस्तान का स्थानीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस हमले के बाद तालिबान के नेताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है और अगर इसी तरह से ये तनाव बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसने ऐसे वक्त में ये एयर स्ट्राइक्स की है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं और आज जब आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई तब पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो रहा है। हम आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं जो अफगानिस्तान के काबुल और बरमल जिले से आई हैं जहां पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमले किए। पाकिस्तान ने सबसे पहले देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ थी और इसमें टीटीपी के कम से कम 30 ठिकानों को नष्ट किया गया। अब टीटीपी से पाकिस्तान की क्या दुश्मनी है वो भी समझिए। पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि उसके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में यही आतंकवादी संगठन लगातार हिंसा फैला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई हमले हुए हैं जिनमें टीटीपी के हमलावरों ने पाकिस्तानी फौज के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इनमें 11 जवान तो इसी हफ्ते खुर्रम जिले में मारे गए और इसी बात को आधार बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर ये हवाई हमले किए। हालांकि यहाँ टीटीपी का पक्ष जानना भी जरूरी है। टीटीपी को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है जिसका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। ये सीमा ब्रिटिश राज में खींची गई थी जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया यानी अविभाजित भारत को अलग करती थी। टीटीपी कहता है कि इस लाइन ने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया और आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए, आधे पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चले गए और इसी खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी अपना दावा करता है। उसका कहना है कि पश्तून एक ही उम्मत है, एक ही इलाका है और इसे 2 देशों में बांटना गलत है। इसीलिए टीटीपी एक इस्लामिक पश्तूनिस्तान की मांग करता है और उसकी आजादी की मांग करता है। यहां आप इस बात को भी समझिए कि पाकिस्तान अपने देश में टीटीपी के साथ चल रहे इस असंतोष के लिए अफगानिस्तान को क्यों जिम्मेदार मानता है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है और अफगानिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां टीटीपी को सुरक्षित पनाह मिलती है और इसीलिए वहीं से वो खैबर पख्तूनख्वा में हमला करता है। ये पाकिस्तान का दावा है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स का दावा किया है पाक ने और तालिबान की सरकार ने भी माना है कि काबुल में बम धमाकों की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसने ये हमले टीटीपी के चीफ नूर अली मसूद को खत्म करने के लिए किए और इस एयर स्ट्राइक में नूर वली मारा गया। लेकिन नूर वली ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया, पाकिस्तान के दावों का खंडन किया और ये बताया कि वो जिंदा है। सोचिए क्या भद पिटी है पाकिस्तान की। सुनिए। इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध भी हो सकता है। और मान लीजिए अगर ये युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में तालिबान पाकिस्तान की सेना को कितनी टक्कर दे पाएगा। पाकिस्तान के पास दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सेना है जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के पास दुनिया की 118वीं बड़ी सेना। बहुत पीछे है, बहुत पीछे अफगानिस्तान पाकिस्तान से। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 जवानों की फौज है जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज। तालिबान का रक्षा बजट सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का है और अफगानिस्तान के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है जबकि पाकिस्तान के पास 66,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट है और उसके पास चीन से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नाकाम किया था। और अफगानिस्तान के पास कुल 9 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1,399 एयरक्राफ्ट। देखिए तालिबान के पास 5,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इनमें बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें अमेरिकी सेना छोड़कर गई थी जबकि पाकिस्तान के पास 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेना और हथियारों के मामले में पाकिस्तान तालिबान से बहुत आगे है। लेकिन यह भी सच है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है और ऐसे में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह के गुरिल्ला वॉर में, गुरिल्ला युद्ध में तालिबान के साथ उलझे, क्योंकि अमेरिका 20 साल तक इस गुरिल्ला युद्ध में तालिबान को जड़ से खत्म नहीं कर पाया और आखिर में तालिबान वापस से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया, अमेरिकी चले गए।
वैसे पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को इसी बात से समझा जा सकता है कि जब भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान की सरकार और सेना दुनिया में घूम घूम कर रोती है कि भारत ने उसकी संप्रभुता को चुनौती दी और इन हमलों में उसके नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा था कि भारत ने रात के अंधेरे में कायराना हमला किया। लेकिन आज बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की सरकार से हम ये पूछते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर हमला करके बहादुरी दिखाई। अरे अफगानिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं। पाकिस्तान की वायुसेना के लिए काबुल और दूसरे जिलों में जाकर हमला करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। ऊपर से पाकिस्तान की वायुसेना ने बरमल जिले के एक गांव पर हवाई हमले किए जिसमें 15 आम लोग और बच्चे मारे गए। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान में अपनी एयर स्ट्राइक्स को सही बताता है तो वो इसी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक को गलत कैसे बता सकता है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात से बौखलाया हुआ है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इस वक्त भारत दौरे पर आए हुए हैं। और आपको यकीन ना हो तो जरा ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का कारण ये मुलाकात भी है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें यह फैसला भी हुआ कि भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को बंद कर दिया था और अब ये नया घटनाक्रम पाकिस्तान को हजम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था तब उसने उसे हथियार दिए थे, लेकिन भारत ने आज तालिबान को माननीय, एक तरह से आप समझिए तो मानवीय मदद के तौर पर एम्बुलेंस दी है और इन तस्वीरों की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Now it is important that we our understanding and make use of دعوتهم للمقالين إلى مننكم. Appreciate your sensitivity towards India's security concerns. we will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. इस मुलाकात से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत तालिबान की सरकार को गंभीरता से ले रहा है और उसे अफगानिस्तान की प्रतिनिधि संस्था के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को यह अंदाजा हो गया है कि तालिबान अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक रह सकता है, इसीलिए तालिबान के साथ हमारी ये बातचीत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का भारत के साथ आना पाकिस्तान को परेशान करेगा। पाकिस्तान ने चाइना की मध्यस्थता से तालिबान को अपने करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान ने इसकी जगह भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी। देखिए, ये बात सही है कि भारत ने अभी तालिबान को मान्यता नहीं दी है और इसकी वजह से आज की द्विपक्षीय बैठक में भी भारत ने तालिबान को अपना झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नेविगेट कर रहा है, खुद तय कर रहा है। और आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ ही रहेगा। समझ में आ गया इनको? आपको पता है कि पाकिस्तान आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? आज की भी उसके हाथ में भीख का कटोरा क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने खुद से ज्यादा भारत पर ध्यान दिया। उसने अपनी सारी ताकत भारत के साथ नफरत करने में लगाई और इसी का नतीजा है कि आज पूरा पाकिस्तान भूख, गरीबी, हिंसा की आग में सुलग रहा है। आज आप देखेंगे तो पाकिस्तान को कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है।
लाहौर से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और आरोप है कि पाकिस्तान की पुलिस ने इस भीड़ को इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकालने में से रोकने के लिए तेजाब का भी इस्तेमाल किया। इस हिंसक टकराव और हंगामे में कई लोग घायल हुए। यह हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान के लोग गाजा के पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पीस प्लान से फिलिस्तीन के अधिकार सीमित हो जाएंगे और पाकिस्तान की सरकार ने इस पीस प्लान को समर्थन देकर फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। कई लोग आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी सरकार से कि अमेरिका के पिट्ठू क्यों बन गए। पाकिस्तान की हालत यह है कि उससे ये प्रदर्शनकारी संभल नहीं रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, तमाम शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया। दुनिया में कहीं भी चोरी किए गए आईफोन्स को किस देश में और क्यों बेचा जाता है? ब्रिटेन की पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है जो पहले आईफोन्स की चोरी कराता था, बाद में इन आईफोन्स को चाइना और हांगकांग में बेचा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा गैंग जिस तरह से पकड़ा गया है उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी के केंद्र में एक ऐसी महिला है जिसका लंदन में आईफोन चोरी हुआ और जब इस महिला ने फाइंड माई ऐप से अपने फोन को ट्रैक करना शुरू किया तो इस ऐप ने दिखाया कि उनका फोन तो लंदन से निकलकर हांगकांग की ओर बढ़ रहा है और इसी ट्रैकिंग ने ब्रिटेन की पुलिस को इस अंतर्राष्ट्रीय गैंग तक पहुंचा दिया। सबसे पहले पुलिस को पिछले साल दिसंबर में लंदन के एक गोदाम में 1000 आईफोन्स बरामद किए जिन्हें एल्यूमिनियम फॉइल में बंद करके रखा गया था ताकि इन्हें ट्रैक न किया जाए। लेकिन पुलिस पहले इन आईफोन्स तक पहुंची और अब 300 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम ने 28 जगहों पर छापे मारकर दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अब पहले इन तस्वीरों को देखिए। इस घटना में चीन को लेकर जो खुलासा हुआ है वो काफी हैरान करने वाला है। ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गैंग 3 स्तर पर काम करता था। पहले स्तर पर वो चोर आते हैं जो सड़क, मेट्रो, बस हो, सार्वजनिक जितनी भी जगह है वहां पर लोगों को झटका देकर आईफोन चुराते थे, फिर उनके आईफोन्स को छीनकर भागते थे। इसके अलावा इन फोनों को वो चोरों ने आईफोन को 30 से 50 हजार रुपए उनको मिलते थे। पिछले साल अकेले लंदन में 80,000 मोबाइल फोन्स या तो चोरी हुए या अपराधियों ने राह चलते लोगों के हाथ से फोन्स को लूट लिया और फरार हो गए। दूसरे स्तर पर वो हैंडलर्स होते थे जिनके सर्विस सेंटर में चोरी के आईफोन जमा किए जाते थे और डेटा वाइप किया जाता था ताकि इनके जो भी विदेशी इनमें जानकारी है वो डेटा वाइप हो जाए, पूरा साफ हो जाए। तीसरे स्तर पर एक्सपोर्टिंग उनके गैंगस्टर्स होते थे। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ मिलकर इन चोरी किए गए आईफोन्स को वो विदेशों में तस्करी करते थे। इनमें भी ज्यादातर आईफोन्स चाइना का चोर बाजार, हांगकांग के चोर बाजार, वहां ये आईफोन्स जाते हैं। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि गैंग की चोरी करते हुए 40 यानी लगभग अगर आप देखें तो 40,000 चोरों की एक पूरी वहां पर नेटवर्क है जहां से चाइना, हांगकांग भेजा जाता है। अब यहाँ आपके मन में सवाल होगा कि आईफोन चाइना क्यों भेजे जाते हैं, तो इसके पीछे भी एक हैरान करने वाली जानकारी है। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि चाइना में चमक दमक तो बहुत है लेकिन वहां लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्स है ही नहीं, जिसके कारण वहां विदेशों के आईफोन्स की बहुत मांग है और लोग इंटरनेट सेंसरशिप से बचने के लिए विदेशों के चोरी वाले आईफोन्स अपने देश में लाखों रुपयों में खरीद लेते हैं। जैसे ब्रिटेन में चोरी हुआ आईफोन 16 चाइना के चोर बाजार में 3 से 3.5 लाख रुपए में बिकता है और नया आईफोन 17 4 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इनकी वास्तविक 1 लाख रुपए के आसपास कीमत है। लेकिन इंटरनेट सेंसरशिप के कारण लोग इन आईफोन्स को चाइना में खरीदते हैं, इन्हें चाइना में सेकेंड हैंड फोन बताकर बेचा जाता है। तो ये है चाइना का आईफोन चोर बाजार। मार्केट रिसर्च का ब्रांड काउंटर पॉइंट के मुताबिक चाइना के कुल स्मार्टफोन बाजार का 20% हिस्सा सेकेंड हैंड फोन्स है। इनमें ए ग्रेड यानी आईफोन की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इसके अलावा चीन सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का सदस्य नहीं है, जिसके कारण इन चोरी किए गए आईफोन्स को चाइना में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे CEIR भी कहते हैं, जो एक वैश्विक डेटाबेस है और इसी के जरिए चोरी के फोन्स को ब्लॉक किया जाता है। ब्रिटेन, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत में भी है, यूरोपीय देश वो सदस्य है, लेकिन चाइना नहीं है। आप चाइना के इस चोर बाजार को देखिए, जहां दुनिया भर से चुराए गए आईफोन्स और दूसरे मोबाइल फोन्स को
सेकंड फोन्स बताकर बेचा जाता है। और ये चोर बाजार किसी दूर दराज के इलाके में नहीं है, बल्कि चाइना के शेंजेन शहर की सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। और आप खुद देख सकते हैं कि चाइना का ये चोर बाजार कितना भव्य है, कितना विशाल है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आपके हाथ में जो आईफोन है, ये आपका चोरी हुआ, आप भी डर गए होंगे। अगली बार आपका आईफोन चोरी हो जाए तो समझिए कि वो हांगकांग के रास्ते चाइना के चोर बाजार में जाकर बिक रहा होगा। और आप ये भी सोचिए कि आज इस खबर के बाद पश्चिमी देशों में चाइना की क्या छवि बन रही होगी। वहां लोग ये कह रहे होंगे कि अगर चाइना की सरकार अपने लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देती और इंटरनेट सेंसरशिप लगाती है तो इसमें उनका क्या कसूर, और क्यों उनके आईफोन्स चोरी करके चाइना में तस्करी के जरिए भेजे जा रहे हैं और चाइना की सरकार भी कुछ नहीं कर रही। उसने तो उल्टा इतना विशाल चोर बाजार बना लिया है। गांधीनगर के एक गांव में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर दो गुटों के बीच हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 200 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। पूरे विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद ट्रेंड से हुई। इसके जवाब में दूसरे समुदाय के एक युवक ने आई लव महादेव ट्रेंड चलाकर जवाब देने की बात कही, जिसके बाद नवरात्रि के दौरान दो गुटों में विवाद हो गया और हिंसा हुई। इस हिंसा में कई वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकाला और अब बुलडोजर एक्शन लिया। पुलिस ने गांधीनगर के बहियल गांव में बने करीब 185 अवैध कमर्शियल निर्माण चिन्हित किए और उसके बाद बड़ी संख्या में बुलडोजर लाकर इन्हें ढाया गया। इन 185 से अधिक अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 दिन पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था और 48 घंटे का वक्त दिया गया था। और नोटिस का समय खत्म होने के बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया। अब हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो आपकी मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो उससे उसका हालचाल पूछते हैं। आप उनसे पूछते होंगे क्या हाल है आपके। लोग अक्सर इस सवाल का जवाब मैं ठीक हूं कहकर देते हैं। कई बार इस जवाब के बाद बात खत्म हो जाती है। इंसान मानसिक रूप से कितना ही उलझा हुआ क्यों ना हो, वो हमेशा यही कहता है। अगर उससे पूछा जाता है कैसा है, वो यही रटा रटाया जवाब अपनी तरफ से देता है ताकि सामने वाला परेशान ना हो। वो कहता है मैं ठीक हूं। कई बार लोग इससे आगे के सवाल ना पूछना चाहते हैं और ना ही जवाब देने वाले कुछ और बताना चाहते हैं, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। आजकल का सामाजिक जीवन इसी तरह से औपचारिकताओं पर चल रहा है। ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर जिन लोगों के सैकड़ों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, उनके पास मन की बात सुनने वाला एक भी व्यक्ति नहीं होता। हम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसीलिए आज के दिन मानसिक स्वास्थ्य की बात करना बहुत जरूरी है। आज हम हालचाल वाली बातचीत में कहे जाने वाले एक बड़े झूठ आई एम फाइन का विश्लेषण करने वाले हैं। कहते हैं ना कि चेहरा आपके मन का दर्पण होता है, लेकिन समय के साथ साथ हम सभी ने अपने चेहरों पर मुस्कुराता हुआ एक मुखौटा पहन लिया है और इसी पर लिखा है मैं ठीक हूं। मन से टूटे हुए, चिंताओं से घिरे हुए इस मुखौटे को पहनकर लोग समाज में घूम रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो आपका दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, ऑफिस का कोई साथी हो सकता है। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया में मानसिक सेहत से जुड़ी 2 तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। पहला है डिप्रेशन यानी अवसाद और दूसरा है एंजाइटी यानी घबराहट और बेचैनी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की 4% आबादी यानी करीब 33 करोड़ 20 लाख लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। 33, आप सोचिए इसमें 18 साल से ऊपर के 29 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। दुनिया की हर 100 में से करीब 7 महिलाएं और हर 100 में से करीब 5 पुरुष डिप्रेशन के शिकार हैं। और इसके अलावा 70 साल के ऊपर के हर 100 में से 6 बुजुर्ग भी डिप्रेशन के शिकार हैं। अब आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने बंगाल में वोटर रिवीजन को लेकर ये कहा है कि आग से मत खेलो।
एक तरफ चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारी पश्चिम बंगाल में बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर का कड़ा विरोध करते एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में बैठकर खुलेआम धमकी दी कि अगर बंगाल में एसआईआर लागू किया गया तो इससे दंगे और कई दूसरी चीजें भड़केंगी। আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে। একজন মির্জাপুর আছেন ওখানে দিল্লিতে, এই মির্জাপুরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাপুররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তাহলে কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के पीछे एनआरसी कराने की साजिश है।